हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की 2000 PYQ की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं भाई। 525 तक अपने क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, यानी 35 क्वेश्चन हो गए थे। 526 से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भाई, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक में तो कब बने? 1890 में, 1893 में, 1900 में या 1903 में? तो भाई 1903 में, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय इसके संपादक कौन थे, ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भाई। तो कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक हुआ, प्रकाशन हुआ, यानी आरंभ हुई है पत्रिका, तो उस समय श्याम सुंदर दास, ठीक है, संपादक थे भाई सरस्वती पत्रिका के। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 से लेकर 1920 तक, ठीक है, संपादक रहे भाई। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो किसकी प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युग में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता? तो भाई जो काव्यात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, यानी प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है द्विवेदी युग की, आपको ध्यान रखना है। और द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? इतिवृत्तात्मकता है। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजपूती आन की कथा है, तो राजपूती आन की कथा कौन सी है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत? तो राजपूती आन की कथा रंग में भंग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रंग में भंग है। और रंग में भंग के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त रहेंगे। और ये काव्य रचना है, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रमुख रचनाएं भी लिखी गई। कौन कौन सी लिखी गई भाई? जैसे सिद्धराज हो गया, ठीक है, पंचवटी है, साकेत है, ठीक है, जयद्रथ वध है, किसान है, भारत भारती है, झनकार है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? द्विवेदी युग का पूछा है भाई, द्विवेदी युग का, ठीक है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कभी भारतेंदु सोच के भारतेंदु पे टिक कर दो। द्विवेदी युग का पूछा है तो कौन थे भाई? ये नाथूराम शर्मा शंकर जी रहेंगे, ठीक है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। जो नाथूराम शर्मा शंकर, इनको द्विवेदी युग का कविता कामनिकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधि से विभूषित किया गया, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो रामचरित्र उपाध्याय ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल शरण गुप्त ने? तो भाई श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कृति है ट्रेवलर, इसका अनुवाद किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछली क्लासों में मैंने आपको डिटेल से करवाया था। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो किसका है त्रिशूल उपनाम? सुमितानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर? आगे देखते हैं भाई। रामनरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल है भाई, डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिओध है, सत्यनारायण कविरत्न है, या श्रीधर पाठक है, रत्नाकर है? तो भाई ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध है, कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाएं दे रखी है, उसके रचनाकार दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो वीर पंचरत्न ये किसकी रचना है? तो वीर पंचरत्न है लाला भगवान दीन की रचना। तो 1 का 4। उल्हाना पंचक, जो उल्हाना पंचक है ये किसकी रचना है?
अमीर अली मीर की रचना रहेगी, यानी बी का 3। मार्तवंदना, जो मार्तवंदना ये गिरिधर शर्मा नवरत्न की है भाई। सी का 2। कारण कुसुम ये है मुकुटधर पांडे की, तो डी का 1। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 सी आंसर में है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, उद्धव स्तक में डैश छंद है। जो उद्धव स्तक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, इसमें कितने छंद हैं? छंद पूछ रखे हैं कितने हैं, तो 116 है, 120 है, 130 है, 135 है। तो भाई उद्धव स्तक में 116 छंद है। ठीक है, और मैंने किसका बताया उद्धव स्तक किसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी रहेंगे। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जकी उपनाम से रचनाएं लिखते थे उर्दू में, ये ध्यान रखना, कविताएं लिखते थे। ठीक है, और इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, विराष्टक आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द, जो छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया गया, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाई मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख लिखा था भाई। ठीक है, 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख लिखा था। 4 किस्तों में भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है। तो छायावाद की भाई कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, ये हमें बताना है। तो विशेषण, विशेष विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, ठीक है, या मूर्त विधान। तो देखो भाई, इतिवृत्तात्मकता तो है नहीं, क्योंकि ये तो द्विवेदी युग की थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की, तो छायावाद की ये हो नहीं सकती। तो जहाँ भी 4 है हम उसको काट देंगे। तो देखो 4 यहाँ है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ए ऑप्शन हमारे पास बच गया। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलाधर डैश कवि का आरंभिक उपनाम है। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है भाई कलाधर, आपको याद होना चाहिए। इनको झारखंडी भी कहा जाता है। ठीक है, सी आंसर अपना ठीक रहेगा। और सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है। जो कामायनी है इसकी श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। बुद्धि, मन, हृदय या आनंद। तो कामायनी की श्रद्धा भाई हृदय का प्रतीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग है? 15 सर्ग है भाई। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध किसका हुआ है? तो किसका हुआ? प्रसाद का हुआ है, निराला का हुआ, दिनकर का हुआ, या हरिओं जी का हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध भाई निराला जी का ही हुआ है। किसका हुआ? निराला जी का हुआ है। और जो निराला जी है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और निराला की प्रमुख रचनाएं हैं नामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, सांध्य कांगली भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो कौन थे भाई अरविंद दर्शन से प्रभावित? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंदन पंत। सी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, कौन भाई? सुमित्रानंदन पंत। और अब देख लेते हैं छायावाद के जो कवि हैं वो और उनके दर्शन। तो कवि देखो भाई, निराला जी किस दर्शन से थे? वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, महादेवी वर्मा ये किससे थी? शैव दर्शन से प्रभावित थी। सॉरी भाई एक मिनट, जयशंकर प्रसाद जी थे शैव दर्शन से प्रभावित। महादेवी वर्मा थी बौद्ध दर्शन से प्रभावित। सुमित्रानंदन पंत थे भाई अरविंद दर्शन से। और सूर्यकांत त्रिपाठी थे वेदांत दर्शन से प्रभावित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो निराला, अज्ञे, महादेव वर्मा या बच्चन सिंह। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति भाई महादेव वर्मा जी की रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और महादेव वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री है, आप सभी को पता है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेकिंत और यामा भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह या अंचल। तो भाई राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ठीक है, बल्कि राम कुमार वर्मा छायावादी ही कवि है, ठीक है, छायावादी ही कवि है। ये छायावाद के लघुत्रय में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं? लघुत्रय में आते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। और लघुत्रय में कौन कौन आते हैं? राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं भाई छायावाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? जो प्रगतिशील लेखक संघ है, ये किस स्तर की संस्था है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय की है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषा प्रांतीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या है? संस्था है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 544वां, हिंदी में काव्य डैश मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हिंदी काव्य में डैश मार्शलवाद के यानी मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो भाई हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चढ़ती धूप, अपराजिता, मधुलिका, लाल चुनर, किरण बेला, ठीक है, और वर्षांत के बादल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रगतिवाद का आधार है? तो प्रगतिवाद का आधार क्या है भाई? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। और लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसके प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन की भी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह। तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की रचना, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। पिघलते पत्थर रागे राघव का है, ये भी बिल्कुल सही है। अजय खंडर, ये निराला जी की रचना नहीं है भाई, ठीक है। अजय खंडर किसकी? रागे राघव जी की रचना है, रागे राघव जी की रचना रहेगी अजय के खंडर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है भाई। तो सी आंसर अपना इसमें गलत रहेगा और इसमें गलती पूछ रखा था, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई नागार्जुन द्वारा रचित रचना? तो पाषाणी है, रविंद्र के प्रति भी है, चंदना भी, लेकिन कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन जी की रचना नहीं है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन की नहीं है, बल्कि किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहेगी। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना है, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। और इनके और भी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की, जैसे श्रवण किरण, श्रवण धूलि, ठीक है, युगपथ, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये सुमित्रानंदन पंत की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं?
कबीर के उपरांत पूछा भाई, हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? निराला है, नागार्जुन है, दिनकर है या हरिओद है? तो भाई नागार्जुन जी रहेंगे कबीर के बाद। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। साहित्यिक उपनाम नागार्जुन का क्या था भाई? यात्री था। और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से ही कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक में पूछा है, तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमीचंद्र जैन? तो भाई शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। अज्ञे है, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन है, लेकिन शमशेर नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में शामिल नहीं है, अपितु ये दूसरे तार सप्तक में शामिल है, दूसरे सप्तक में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तार सप्तक में जो तार सप्तक है, ठीक है, इसमें और शामिल कौन कौन से है? जैसे अज्ञे हो गए, ठीक है, मुक्तिबोध है, नेमीचंद्र जैन है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे है, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो किसने प्रभावित किया है प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने, अच्छावाद ने? तो भाई अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके संपादक में हुआ था? तो अज्ञे जी के संपादक में जो तार सप्तक थे, ठीक है, इनसे माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी। अगला क्वेश्चन है, डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? तो नई कविता का जो नई कविता पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। 1952, 53, 54 और 55। तो 1954 नई कविता जो है इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। और नई कविता का नाम अज्ञे का दिया हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, अज्ञे का दिया हुआ है नई कविता नाम भाई। ठीक है, और नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? तो नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, या दूसरा है शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, तीसरा है प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये नई कविता की प्रमुख लक्षण है भाई। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणीय है? तो कौन है भाई, कौन है अग्रणीय? तो जगदीश चंद्र गुप्त है, नरेश मेहता है, अज्ञे है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार या निर्मल वर्मा? तो देखो भाई, नलिन विलोचन शर्मा तो है ही, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है, मेहता नहीं, ओनली नरेश है। ठीक है, तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नकेनवाद को प्रपद्यवाद कहा जाता है और प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और बिहार के 3 कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन रखा गया था। और ये कौन थे बिहार के 3 कवि? नलिन विलोचन शर्मा, इनसे ने लिया, केसरी कुमार से के लिया, ठीक है, और नरेश से ने लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, तो फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या भी फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये हमें बताना है। सही नहीं है, नहीं पूछा, नहीं। तो देखते हैं, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। आगे देखते हैं, फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, बिल्कुल सही है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर अपना गलत है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के निषेध के लिए होता है, ये हमारा क्या है, गलत है, और इसमें गलती पूछा था, यानी ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है,
मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? जो मुक्तिबोध है इनकी कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको प्रतिबंधित किया गया था? तो विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, या भारत इतिहास और संस्कृति। तो भारत इतिहास और संस्कृति जो इनकी पुस्तक है इसको प्रतिबंधित किया गया था मुक्तिबोध की। ठीक है। और हिंदी के आप सभी को पता है सुविख्यात प्रगतिशील रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं। मछली घर ये किसकी रचना है? विजय देवनारायण शाही की रचना है। अपनी शताब्दी के नाम, जो अपनी शताब्दी के नाम है ये किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की है, यानी बी का 3। शब्दों की शताब्दी श्री राम जी की रचना है, श्री राम वर्मा की है। साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना रहेगी। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 सी आंसर, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध कविता के जनक है। तो प्रतिबद्ध जो कविता है इसके जनक कौन है? तो श्याम परमार है, अरुण कमल है, प्रभाकर माचवे है, परमानंद श्रीवास्तव है। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और प्रतिबद्ध कविता को ही वाम कविता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाम कविता भी कहते हैं प्रतिबद्ध कविता को, ध्यान रखना है। और जबकि श्याम परमार ये अकविता आंदोलन के प्रवर्तक है। किसके हैं भाई? श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, श्याम परमार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है, देखो चंद्रकांता किस विधा से? उपन्यास विधा से है। और चंद्रकांता उपन्यास इसके लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन का क्या पूछा है? इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो देखते हैं भाई किसने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, नामवर सिंह नहीं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो देवकीनंदन खत्री जी है, ठीक है, इनको हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। और देवकीनंदन खत्री जी के काफ़ी प्रमुख उपन्यास है, एक तो चंद्रकांता, एक चंद्रकांता संसति, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदान। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है देवकीनंदन खत्री के, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? कादम्बरी, ठीक है, किस भाषा में? भाई कौन सी ऐसी भाषा है जिसको उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? संस्कृत, तमिल, गुजराती या मराठी? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है, जबकि नोवेल को बांग्ला, ठीक है, और जो नोवेल है, ठीक है, नोवेल उपन्यास को बांग्ला भाषा में कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है, उर्दू में नाविल कहा जाता है भी, नाविल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और गुजराती में नवकथा कहा जाता है, क्या भी? नवलकथा, सॉरी, नवलकथा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कादम्बरी मराठी में कहा जाता है उपन्यास को, ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, मराठी में कादम्बरी उपन्यास को कहा जाता है, बांग्ला में उपन्यास को नोवेल कहा जाता है, उर्दू में उपन्यास को भाई नाविल कहा जाता है, हिंदी में तो उपन्यास कहा जाता है, और गुजराती में नवलकथा कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपनी आज की क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।